हेलो नमस्कार मेरी फैमिली, मुझे माफ़ करें कि मैंने आपको वीडियो डालने में लेट कर रहा हूँ थोड़े दिन। ये वीडियो लाने का मकसद था कुछ, इसके पीछे स्टडी थी, इसलिए ये लंबी हो गई, थोड़ा इसमें देर लग रही है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस आ गए हैं। बड़ी बात नहीं है ना, बड़ी बात है भाई साहब, 10 साल के बाद इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। आप लोगों को जानने को बहुत कुछ है। इन 10 सालों में क्या क्या हुआ। एलजी साहब आए, यस आए, उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए। हमारी 370 हट गई, हमें स्टेटहुड से यूटी में पहुंचा दिया गया। यस, हमने वो भी सहा ने कबूल किया, क्योंकि कहते हैं ना, राजा अगर कोई हुक्म दे तो उसको कबूल करना पड़ता है। तो बहुत कुछ देखा, स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इतना कुछ होने के बाद अब हमें मौका मिला है अपना फेवरेट लीडर चुनने का। हमारे पास जो पुराने लीडर्स हैं, जो नए लीडर्स हैं, वो अब सामने आएंगे और उत्साह से सामने आएंगे। इसी तरह से एक लीडर हमारे साथ आज हैं। इस वीडियो के लिए खास मैं इनको लेकर आया हूँ, क्योंकि ये खास हैं भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके साथ होंगी। सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन दूंगा। आज हमारे साथ हैं संदीप संब्याल जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन को आगे लेकर जा रहे हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन क्या है? ये एक पार्टी है जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। इस बारी सांबा से जो इसका परचम बुलंद कर रहे हैं वो हैं हमारे संदीप संब्याल जी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो ये एक टीचर हैं और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। यूथ के लिए मेंटोर हैं, मेरे भी मेंटोर हैं क्योंकि हमारी पहले एक वीडियो आ चुकी है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था उस टाइम जब सर ने मेरे को यस कहा था वीडियो के लिए, और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला था उस वीडियो से। तो सर कैसे हैं आप? हमारी तरफ से तो पहले जय डुग्गर जय डोगरा, हम बहुत बढ़िया हैं। मेरे ख्याल से आपके अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों के अंदर ये रोष हर एक व्यक्ति के अंदर है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के अंदर है? मैं ये पूछना चाहूँगा। जो रोष मेरे अंदर आपने देखा ये हर बच्चे में है, सभी डोगराज में है। तो काफ़ी दुख है हर व्यक्ति को। नौजवान परेशान है। आप जाएं यहीं किसी भी चौपाल पे बैठे, खेल के मैदान में जाएं, छोटे से लेकर के बड़े से आप बात करें, वो खुद जो हमने कहा ना, यही भावनाएं आपको व्यक्त करके दिखाएगा। हम कोई झूठ नहीं कह रहे, हम कोई ऐसे पोज नहीं कर रहे और ना ही सपोज कर रहे हैं, हम सच्चाई पे चल रहे हैं। तो ये परेशानी हर बच्चे की जुबान पर है, हर लोगों की जुबान से निकली हुई बात है ये। अच्छा सर, बीजेपी गवर्नमेंट का बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज है कि जिस टाइम हमने 370 हटाई एंड इसको यूटी बनाया, आपके जम्मू कश्मीर में एलजी बिठाया, तब से कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल पत्थरबाजी से मुक्त, बिल्कुल अटैक से मुक्त एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें ना अब कोई अटैक होता है ना पत्थरबाजी होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो स्पष्ट इस पे कहना ये है कि पहले ना तो इतना बड़ा कत्लेआम, वो भी हमारे सुरक्षा साथियों का, भाइयों का, सुरक्षा कर्मियों का, आर्मी वालों का, इतना नुकसान शायद कभी नहीं हुआ जितना बिना लड़ाई घोषित किए, बिना युद्ध के घोषित हुए। हमारे ही घर में पुंछ में अटैक हुए, 5 हमारे पैरा वो जो कमांडोज हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद फिर से हुआ, वो व्यक्ति मिले ही नहीं। राजौरी में, डांगरी में हुआ, घर में आकर के घुस करके मार के चले गए, कोई मिला नहीं मिला। और जब हीरानगर कोटा में अभी हुआ, इनको मिला कोई नहीं मिला। बसंतगढ़ में हुआ, हुए जा रहे हैं, डोडा में हुआ अभी। इतने सारी ये आतंकवादी गतिविधियां, और वो भी इतनी हाई लेवल की हो चुकी हैं कि फिर भी न जाने किस मुंह से ये कहते हैं हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। मतलब मुझे लगता है कि शायद इनको आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और फिर दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए क्या सच में ठीक हो गया। अच्छा, आपने अगर एक चीज़ नोट करी हो कि ये जो हमारे पीएम के इलेक्शंस हुए थे, इससे पहले हमें कुछ देखने को नहीं मिला था। अगर आपने नोट की हो तो इलेक्शंस के ठीक 2 से 3 दिन के बाद ये सारे अटैक्स होना स्टार्ट हुए एंड अभी तक चल रहे हैं। अभी रिसेंट भी मैंने परसों भी एक स्टोरी सुनी थी कि दोबारा एक अटैक हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्शंस इसमें मेन मुद्दा, मेन रोल अदा कर रहे हैं?
नहीं, इसमें इलेक्शन तो एक रोल है। इलेक्शन का दुख किसको है? पाकिस्तान परस्त ताकतों को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं उसमें विलुप्त सीधे तौर पर पाकिस्तान ही है। भारत के विरुद्ध जो ताकतें हैं उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी थोड़ा बहुत रोल हो सकता है। तो इलेक्शन इसलिए वो नहीं होना देना चाहते हैं ठीक ढंग से कि उन भारत विरोधी ताकतों को ये लगता है कि अगर यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र का परचम सदा सदा के लिए लहराता रहेगा तो फिर ये बाकी देशों को, हमारे दुश्मनों को, भारत के दुश्मनों को इकट्ठा करके उनसे पैसे कैसे खाएंगे, अपनी राजनीति कैसे चमकाएंगे और अपना एजेंडा कैसे चलाएंगे। ये व्यापारीकरण है एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से और भारत की विरोधी ताकतों की तरफ से। लेकिन भारतीयता और भारतवासी इतने मतलब सस्ते तो है नहीं और इतने बुज़दिल भी नहीं है और इतने, मैं कहता हूँ, कमजोर भी नहीं है। लड़ते रहेंगे। इतने हजारों वर्षों से हम पर हमले हुए, अटैक हुए, आक्रमण हुए, लोगों ने मारा काटा, तो आज भी हम तटस्थ हैं, हारेंगे थोड़ी। इनसे नहीं हम डरेंगे। अपनी भारत की एजेंसियां, भारत की जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत की सरकार है, भारत के लिए हम उनके साथ हैं हमेशा के लिए। अच्छा सर, बात आपने करी है कि भारतीय एंड भारत जो है वो हमेशा बुलंदियों पे ही रहेगा। हमारा एक मीडिया चैनल जितने भी हैं ये फोर्थ पिलर हमारे देश का है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन आपने अगर एक चीज़ नोट करी हो जो मैंने करी है, राहुल गांधी को हम सभी जानते हैं, एक बहुत अच्छा और ग्रेट लीडर के रूप में उनका आगमन हो रहा है। लेकिन जब वो अभी परसों ही हमारे जम्मू कश्मीर में एक स्पीच देते हुए यहाँ से लोगों को मोटिवेट करते हुए गए, तो उसके थोड़ी ही देर के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के मीडिया चैनल्स पर उनको नेगेटिव करने के लिए एडिटिंग के थ्रू गलत दिखाया गया। तो क्या कह सकते हैं इसके ऊपर आप? हमारा सीधा सा इस पे कहना है कि कोई भी मीडिया हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो या अपनी इच्छा से कोई यूट्यूब चैनल चलाने वाला हो, कभी भी अगर वो सच में भारतीय हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो पक्षपाती ना हो, उनकी कमियां भी दिखाएं और उसके साथ आधा वीडियो ये भी चलाएं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। तो मतलब सत्यता को दबाए ना, वरना लोग तो सब जानते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं जो इस तरह से वीडियो चलाते हैं, इवन हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के भी कुछ ऐसे वीडियो देखे कि नाले से गैस बनती है और वो ड्रम लगा करके चूल्हे के में वो पहुंचा करके है ना वहाँ से चाय बना रहा है। हमने ये भी देखा उनका वीडियो, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बने हैं और रोड पे इतने बड़े खड्डे हैं, लोग उसमें बहे जा रहे हैं, फिर वो भी वीडियो उनको दिखाने चाहिए। यानी मीडिया को तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ मीडिया तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए साक्षात भगवान का रूप है, जिनके हाथ में सच का ये तराजू है। उन्हें कभी भी ना एक तरफ झुकना है और ना ही पूरी तरह से दूसरी तरफ झुकना है, तभी वो सच्चे भारतीय होने का सबूत देंगे। मीडिया दिखाए जैसे है वैसे दिखाए, अपनी बात ना सुनाए। जब मीडिया प्रोपेगेंडा टाइप सा लगना शुरू जाता है तो फिर वो भारतीय का मीडिया नहीं हो सकता, फिर तो कोई एजेंट ही हो सकता है। सर, ये तो हो गई हमारे मीडिया की बात। कैसा लग रहा है 10 साल के बाद इलेक्शन आएगी और जोरों शोरों से आपको कैंपेन करने का मौका मिलेगा? इलेक्शन जो है वो हमारे करोड़ों भारतीयों के भावना का एक प्रतीक है। हम युगों युगों से लोकतंत्र पर विश्वास रखते आए हैं। ये गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले भारत में ही हुई थी, जबकि राजाओं महाराजाओं का राज था, लेकिन तब भी गणतंत्र थे हमारे ही इस भारत की भूमि पर। तो इलेक्शन तो हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, उसे हम पूरी पवित्रता के साथ और पूरी सत्यता के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि आप भी सच की लड़ाई लड़ो। जो सत्य है उसकी आवाज़ आप उठाइए। झूठ के पांव बड़े छोटे होते हैं और तेज बड़ी चलता है वो, लेकिन वो जल्दी ही हार जाता है, रुक जाता है। अच्छा, झूठ से मेरे को कुछ बातें याद आ रही हैं कि हमें कुछ वादे भी किए गए थे। आप लोगों के लिए महंगाई को ख़त्म कर दिया जाएगा, अच्छे दिन ला दिए जाएंगे,
सड़कें, हाईवेज ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे और हमें मिले भी। अभी भी हमारे कठुआ से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, हमें मिले हैं सर, खुद ही हुई सड़कें मिली हैं हमें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो झूठे ढकोसले, झूठे वादे सड़कों के नाम पर हमारे साथ किए गए, इन पर आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? हम सोचते हैं कि जम्मू की जनता और भारत देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर और विशेष करके इन सड़कों के नाम पर किया। ये सड़कों का जाल नहीं, ये इनकी माया जाल है। ये पैसे कमाने वाला एक ठग जाल इन्होंने बना रखा है अपनी पार्टी को चलाने के लिए और बड़ी बड़ी अपनी पार्टी के दफ्तर बनाने के लिए। बहुत बड़ा कमीशन खोरी चल रही है। रही बात सड़कों की इतनी बुरी हालत शायद ही 1947 के बाद हमने आज देखी हो, जितनी कभी नहीं देखी हमने। जो बनी हुई थी सड़कें आज से 15-20 साल पहले, उन्हें तोड़ दिया। उन्हें इस प्रकार से इन्होंने खड्डे खुदवा दिए हैं कि नॉर्मली कोई भी बेचारा अननोन पर्सन आ जाए ना तो अजय जी वहां पे आना जाना उसका दुश्मन है। कई तो मौतें हो गई। हमारे राया में ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इतनी नेग्लिजेंसी है इस सरकार की, इतनी ज्यादा अनप्लान्ड वे में हो रहा है कि एक युवा साथी हमारा कोई 38 ईयर्स का होगा बेचारा, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, उसके जो गाड़ी है आगे साइन बोर्ड ना नहीं लगा था, इतनी मिसमैनेजमेंट थी कि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके चेस्ट के अंदर एक सरिया चला गया। ऑन द स्पॉट उसने अपने बेचारे जान खो दी। ऐसे और कई मसले हुए हैं। उसकी आंखों से निकला और पीछे से होकर के आर पार हो गया। ऑन द स्पॉट इतना तड़पते हुए उसने अपने प्राण दिए। लेकिन ये सरकार फिर भी कहती है हम रोड बना रहे हैं। तो पहले वाला आपने उखाड़ा क्यों? आप रोड बना रहे हो जब पहले के बने हुए जितने भी रोड हैं उनकी ही आप जो तारकुल होता है निकाल करके अपने लुक प्लांट में जो आपके ही हैं, इनके ही लोगों के हैं, उनमें आप रिसाइकल करके फिर से ऐसे फर्जी तौर पर उन पर डाल रहे हो। आपके अपने क्रैशर हैं, आपने वो चलाने के लिए ऐसे बनाए हैं। आपने कहीं लगाया हुआ है, दिखाया हुआ है कि जो रोड प्रोजेक्ट आपने बना दिया ये आने वाले 100 सालों के लिए, 150 के लिए, कितने के लिए बातें करते हैं आप। अमेरिका बना देंगे, फ्रांस बना देंगे। ये कौन सा अमेरिका और फ्रांस का मॉडल है? वहां पे बहुत ज्यादा पारदर्शिता है। वहां पे रोड जब भी बनाए जाते हैं 10-15 सालों के लिए नहीं बनाए जाते। वहां पे हमेशा के लिए आगे इस्तेमाल होने के लिए पूरा वो प्लान करके बनाते हैं। और इनके जैसे नहीं करते कि जितने भी हमारे पुराने बने हुए पुल हैं उन पर जेसीबी चल रही है, दिन रात उनका सरिया निकाल के ये लोग बेच रहे हैं, कंपनियां लूट रही हैं और ये शांत बैठे हुए हैं। आखिर क्या जरूरत थी? इतने अच्छे ब्रिजेस हैं, कई साल हो गए इनको, 2-3 साल उन्हें उखाड़ते हुए, हिल नहीं रहे इनसे। लेकिन जो इनके बनाए हुए रोड है, पल्ली में बनाया हुआ उन्होंने 6 लेन, वो ऊपर से फ्लाईओवर, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बंपिंग होती है वहां पे, आप 60 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है 2 व्हीलर्स को। रात को खास करके खड्डा आ जाए अचानक, उसमें बेचारे गिर जाते हैं। और चिच्ची माता वाला आप फ्लाईओवर देख लीजिए, उस पे इतनी बंपिंग है, इतना ज्यादा गैप पड़ चुका है। और तो और हमारा ये सांबा का फ्लाईओवर, कभी आप इस पे जाना, इस पे भी खड्डे बन गए हैं। अब ये कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है कि खड्डों वाला रोड, यानी जितने खड्डे इनके रोड पे है ना उतने उससे भी ज्यादा इनका मन में खोट है और इनका कोई चरित्र ही नहीं है भारत देश को लेकर के, लोगों की तरक्की को लेकर के। ये तो सिर्फ नेशनल हाईवे और इनके प्रोजेक्ट की हमने बात की, लेकिन जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, रोड के भी हैं, वो ट्रांसपोर्ट के, उनकी दूरदर्शिता को हम तो सलाम करते हैं। उन्होंने तो अच्छा ही सोचा, लेकिन आगे करवाया क्या? इंप्लीमेंट अच्छा नहीं हुआ। एजेंसियां इनकी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। इनसे आज तक ये नहीं हो पाया। एक हमारा नेशनल हाईवे नानकेचक जगह है, वहां पे चिची माता के आगे, वहां पे इनसे अंडरपास नहीं बन रहा है, रेलवे के अंडर रोड नहीं बन रहा है। इतनी देर हो गई, ठेकेदार भी वहां पे कई आते हैं, कई चले गए, इतनी ज्यादा कंजेशन हो जाती है, रोज एक्सीडेंट होता है, लोगों की कदर ही नहीं। बस इन्होंने कंपनी को सेव करना होता है। और एक भी शब्द आज तक एलजी साहब या प्रशासन के मुंह से नहीं निकला
एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। देना डीसी साहब सांबा के एक्सप्लेन करें कि कारण क्या है और कब तक बनेगा वो अंडरपास, नीचे से वो रास्ता इतना तंग आपने बना रखा है और वहां पे इतने खड्डे हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ियां तो दूर की बात है। और छोड़िए आप रोड, आज सुंभ जाना, गोर्न जाना, ऐसे लगता है ऐसे हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़ना। आप अब हमारे इधर सड़कों में चले जाइए, आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी खड्डा में घूम रहे हैं। वो नाम का है रोड टू सिडको फेज 3, लेकिन खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, बंदा सोचता है काश हेलीकॉप्टर होता, आसानी से मैं पहुंच जाता। ये तो उनकी बुरी हालत है। आप और भी जितने लिंक रोड देख लो, हमारे उत्तर बहनी परमंडल को एक रास्ता जाता है यहाँ नेशनल हाईवे से, लिंक रोड है वो, और आज तक इनसे रोड ओवर ब्रिज नहीं बना है। इनॉग्रेशन कर दी है साहब जादव ने। इतने गूंगे और ये अंधे लोग हैं कि कहने को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बुरा हाल है। इस तरह से इन्होंने बेकदरी की है, लूटा है देश को, मूर्ख बना रखा है हम लोग। सर इसी से अगर आपको याद ही होगा, जैसे कि आपने जिक्र करा कि लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा था, भूखे रहना पड़ा था। हम लोग रोड टैक्स पे करते हैं जब भी हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, उसके बाद हम सड़क पर चलने के लिए जगह जगह पर टोल पे करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें ना ही एक अच्छी सड़क दी जाती है, ना ही एक अच्छी सरकार दी जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं कहूँगा कि हम हर चीज़ के पैसे देते हैं। यस। हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने ही देश में, अपनी ही ज़मीन के ऊपर किराएदार हैं। बिल्कुल। प्रॉपर्टी टैक्स ले आते हैं कभी, और सबसे बड़ा गुंडा टैक्स जीएसटी, सबसे बड़ा गुंडा टैक्स, जबकि एमआरपी है। यस। उसका हम टैक्स दे रहे हैं, और एक इस सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स अंग्रेजों की तरह लगा रखा है। उन्होंने तो नमक तक को नहीं छोड़ा था। इस सरकार ने हमारे घर में पूजा करना भी, आस्था पर विश्वास करना भी ध्वस्त कर दिया। इन्होंने हमारे चंदन के ऊपर, धूप के ऊपर, अगरबत्ती के ऊपर, उस सारी सामग्री के ऊपर, और तो और जो अन्न के भंडार हम लोग लगाते हैं सनातनी, उसके ऊपर भी टैक्स है। इतने दुराचारी लोग हैं ये। और जीएसटी की वजह से इन्होंने इतना देश को लूटा है, इतना देश को लूटा है कि कोई भी ऐसा भाग, कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पे इन्होंने हम लोगों से खून हमारा निचोड़ा ना हो। और तरह तरह के वादे, और फिर दिखाएंगे यही विश्व गुरु बनेंगे। क्या जीएसटी लगा करके? क्या बात है सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपसे एक आखिर में एक सवाल करूंगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस के कौन से मेन चेहरे आप देख रहे हैं जो कि जीत की कगार पे हो सकते हैं? अजय जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे। यस। चेहरे उनके होते हैं जिनकी कोई छवि होती है, जिनका कोई चरित्र होता है। माफ करना, मैं किसी के व्यक्तिगत चरित्र की बात नहीं कर रहा, मैं असूलों की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की बात कर रहा हूँ। ना कांग्रेस के पास जम्मू को लेकर विचारधारा है, ना बीजेपी के पास जम्मू को लेकर के विचारधारा है। जब विचारधारा ही नहीं है तो चरित्र कहाँ से होगा? जब दिशा ही नहीं है, दशा कहाँ से बनेगी? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने का, क्योंकि आपकी ना एनर्जी बहुत है। मैं खुद पर्सनली ये बात लोगों को कहना चाहूँगा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है एक बहुत अच्छा मंच है यूथ को आगे लाने के लिए, हमारे विचारधाराओं को आगे लाने के लिए, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी के पास ऐसी क्या एक यूनिक चीज़ है, क्या एक मैंडेटरी चीज़ है जिसके बल पर आप जीतने का विश्वास रखते हैं? अजय जी, अगर आप रिवील कर सकते हैं तो। बिल्कुल। वैसे हमने तो अपने भाई और जितने भी हमारा संगठन है उसके साथ बैठ के ये बतानी थी बात, लेकिन अब आपने पूछा तो हम थोड़ी चुप रहेंगे। तो सबसे जो हमें भिन्न करती है सभी दलों से, और सबसे जो अलग है, जो हमारी शक्ति है, वो क्या है? सभी नौजवान साथियों के लिए जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं और पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वैसे तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, 18 वर्ष से लेकर के 45 साल तक, 45 ईयर्स तक जितने भी भाई बहन हैं, सबको एक जॉब कार्ड मिलेगा, जॉब कार्ड, जिससे वो कोई भी एग्जाम फ्री ऑफ कास्ट दे पाएंगे, जितनी मर्जी बार दें, एक पैसा नहीं लगेगा। वरना होता क्या है, एक बेचारा गरीब आदमी, जैसे ही कोई नौकरी का एक पत्र निकलता है, उसमें
वो आ जाता है आवेदन भरिए, तो घर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव बन जाता है। 1500 रुपया फीस कहाँ से लाएंगे, 1000 रुपया फीस कहाँ से लाएंगे, वो अचानक जो आ जाता है ना बोझ, बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आ जाता है। बहुत सारे लोग बेचारे वो तो वंचित रहते हैं अप्लाई करने तक के लिए भी। वो उनकी मन की बात, उनका जो एक विचार होता है उनका ही विचार रहता है, वो जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये डोगरा स्वाभिमान कहता है क्या कि अगर युवा को बचाना है, युवा को आगे बढ़ाना है, अगर उनका रोजगार हमेशा के लिए लगाना है, देश को तरक्की करवानी है, तो एक जॉब कार्ड जो है उनकी जेब में हमने डालना है। जब चाहे जैसे भी चाहे, उनका जैसे आधार कार्ड टाइप होता है उसमें डाटा आता है, आयुष्मान कार्ड है, ऐसे जॉब कार्ड मिलेगा। जब हर बच्चे को जॉब मिलेगी ना, हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी टाइप की जॉब होगी, तो उसको आमदनी होगी, सम्मान होगा, घर में अनाज भी होगा और घर में पढ़ाई भी होगी, दवाई भी होगी। जब पढ़ाई दवाई होगी तो बुजुर्गों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए जाएंगे, तब जाकर के सच्चा डोगरा बनने का हमें मौका मिलेगा। तो मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि मेरे भाई बहनों, आपके लिए देखिए, किसी ने नहीं सोचा होगा, हमने सोचा है और आपने ये संपूर्ण करवाना है। जॉब कार्ड आपकी जेब में, अगर आपने अपना मान सम्मान ये लेना है जॉब कार्ड की फॉर्म में, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन को ही लाना है। जय डुग्गर, जय डोगरा। तो कैसी रही ये टॉक, कैसी रही ये बातें, क्या थे आंसर्स, हमें कमेंट में बताएं। मेरे को ये जानना है कि J&K में क्या कमी है, क्या गैप्स हैं, इलेक्शन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, इस पॉलिटिक्स में क्या क्या आपके विचार भावनाएं क्या हैं, मैं इसको कमेंट में जानना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे गैप्स क्लियर हुए होंगे। मैं आपको अपील करता हूँ कि आप लोग अपना वोट जो है वो सही पर्सन को सही टाइम पे दे दें, क्योंकि समय निकल जाए तो चोटी पकड़ने का भी कोई मतलब नहीं होता। इसी के साथ संदीप सर के साथ बात हुई बहुत अच्छी, बहुत कुछ और बहुत एनर्जी के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे को दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे और अच्छी चीज़ लेके। नमस्कार, जय डुग्गर, जय डोगरा।